बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैं आपके लिए जो आपका ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका जो फर्स्ट वीडियो है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं, आप वहां जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये भी जो आज का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है, पहले मैंने आपको वन लाइनर दे रखा है। देखिएगा, टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ध्यान लगाकर थोड़ी देर सुने ताकि आपको ये याद हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षण है, शिक्षण क्या है? एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण जो है एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। एक कथन किसका है? एक कथन है गेज महोदय का। शिक्षण का अर्थ क्या है? सीखने में वृद्धि करना। जो शिक्षण है उसका अर्थ क्या है? सीखने में वृद्धि करना। देखिए, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान जो प्रदान करने की प्रक्रिया है यही तो शिक्षण है। शिक्षण के तत्व कौन कौन से हैं? तो कक्षा, विद्यालय, समाज। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। यानी शिक्षण का स्तर के आधार पर भी शिक्षण के कितने प्रकार? 3 प्रकार: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के कितने स्तर हैं? ये भी हैं आपके 3: एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और है आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण व्यवस्था के प्रकार ये होता है: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिकेतर शिक्षण। शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं ये भी 3 है: पूर्व क्रिया अवस्था और आपका अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है? कक्षा में जाने के पूर्व की गई अवस्था। अंतः क्रिया क्या होता है? कक्षा में जाने के बाद की क्रिया। और उत्तर क्रिया अवस्था क्या होता है? सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। देखिएगा, पूर्व क्रिया अवस्था कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया, अंतः क्रिया अवस्था कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया, उत्तर क्रिया अवस्था सीखे गई कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। शिक्षण विधियां है, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। शिक्षण की विधियां हैं, 8 विधियां हैं। पहला आपका व्याख्या विधि, दूसरा है स्पष्टीकरण विधि, तीसरा है विवरण विधि, चौथा है वर्णन विधि, पांचवा है कहानी कथन विधि, छठा है आपका निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि और है आपका प्रत्युत्तर विधि। देखिए, यहां से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर के इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार मिलता रहे। व्याख्या विधि क्या है? कठिन अंशों को सरल बनाना। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। स्पष्टीकरण विधि में सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि है। जो सामाजिक विज्ञान है SST, इसके लिए जो आपका आवश्यक विधि है वो कौन सी विधि है? विवरण विधि। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझा जाता है क्या? तो वर्णन विधि। कहानी कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। कहानी जो विधि होती है उसमें क्या किया जाता है? वस्तुओं को सूक्ष्म जटिल से
एकदम आसान भाषा में बना दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? तो निरीक्षण अध्ययन विधि। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों के विचार शक्ति और कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। मेथड शब्द जो है एक कहाँ से लिया गया है? यह एक लैटिन भाषा है। प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या है? शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। जो प्रदर्शन विधि होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों एक्टिव होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोगी होता है किसके लिए? छोटी कक्षाओं के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये जो स्टेटमेंट है यह डॉक्टर वी.के. पासी का। कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतःक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण है एक प्रकार का कौशल। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक प्रकार का कौशल है। सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित है, शिक्षण कौशल पर आधारित है। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है प्रोफेसर वी.के. पासी के द्वारा। इसमें टोटल कितने सूची हैं? तो 13 सूची हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है उद्देश्यों को लिखना। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है पाठ की प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम स्तर है वह उद्देश्यों को लिखना और दूसरा क्या है? पाठ की प्रस्तावना। एनसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल 5 हैं। पहला है आपका खोजक प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, दृष्टांत कौशल और आपका पुनर्बलन कौशल। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। अगर टीचर जो है छात्रों में इंटरेस्ट और उनके जो है जिज्ञासा को उत्पन्न करके उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है तो ये कहलाता है खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। खोजक प्रश्न कौशल के घटक कौन है? संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीयकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा। अब बात आती है कि सर उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है? तो देखिए उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है वो शिक्षकों को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है पुनर्बलन कौशल के द्वारा। अब पुनर्बलन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। जो धनात्मक पुनर्बलन होता है इसमें क्या होता है कि प्रयोग जो है अधिक होना चाहिए और ऋणात्मक में क्या होता है? ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक होना चाहिए पुनर्बलन कौशल में। और पुनर्बलन कौशल का घटक क्या है? प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। शिक्षक नवीन जटिल एवं अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों द्वारा तक पहुंचाता है। कौन सी कौशल के द्वारा? दृष्टांत कौशल के द्वारा। शिक्षक जो है नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है दृष्टांत कौशल के द्वारा।
अब बात आती है सर कि आखिर दृष्टांत कौशल क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है चित्र एवं उदाहरण के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, तो वैसे कहते हैं दृष्टांत कौशल। दृष्टांत का मतलब दृष्टि, मतलब हो गया आपको देखना, तो दिखाने के लिए बच्चों को हम समझाया जाता है चित्र के माध्यम से या कोई एग्जाम्पल के माध्यम से। दृष्टांत कौशल भी अभी प्रकार होते हैं, यह शाब्दिक हो सकता है और अशाब्दिक हो सकता है। शाब्दिक का मतलब हो गया आपको जैसे टीचर आपको कोई उदाहरण देकर कोई कहानी कह करके समझाएं। अशाब्दिक का मतलब हो गया टीचर आपको जो है मॉडल से, चित्र से, मानचित्र से, रेखा चित्र से या कोई प्रयोग करवा करके वो आपको समझाए, तो ये आ गया शाब्दिक और ये आ गया अशाब्दिक। जिसमें शब्दों का प्रयोग हो शाब्दिक, जिसमें चित्रों का प्रयोग हो वो अशाब्दिक। कहानी का कथन है, अब देखिए कहानी में क्या आएगा, शब्द आएगा, तो ये शाब्दिक उदाहरण हो जाएगा। शाब्दिक उदाहरण क्या हो गया, किसी भी घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख। वास्तविक उदाहरण क्या है, ये अशाब्दिक उदाहरण है। अशाब्दिक का उदाहरण क्या है, मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल है, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। अधिगम को इंटरेस्टिंग मतलब रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु, ध्यान रखिएगा। जिसमें उदाहरण से नियम तक जाते हैं वो होता है आपका आगमन विधि, और जिसमें इसके विपरीत नियम से उदाहरण तक जाते हैं वो होता है निगमन विधि। आगमन विधि जो उपयोगी है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए है, और जो निगमन विधि है वो इस उच्च शिक्षा के लिए है। शिक्षण के सूत्र हैं, टोटल कितने सूत्र हैं, 11। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर, तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा है अनुभूत से युक्त की ओर, पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना ये कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना है सरल से जटिल की ओर। शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है। जो शिक्षक हैं छात्रों को अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करना ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। किसी तथ्य या समस्या को बांटना क्या कहलाता है, विश्लेषण। किसी तथ्य या समस्या को बांटना। देखिए आपको एक बात बताएं, संश्लेषण का मतलब होता है चिपकना, मतलब एक दूसरे में चिपकना मतलब हो गया आपका, और समस्या को बढ़ना कह सकते हैं संश्लेषण में। लेकिन समस्या को जो बांटना होगा, चीज़ों को अलग अलग करना हो गया, वो हो जाएगा विश्लेषण। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना क्या है, संश्लेषण। यानी अगर आप वस्तु को, चीज़ों को जोड़कर समझते हैं तो वो संश्लेषण हो गया, और समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो हो जाएगा आपका विश्लेषण। ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण। ज्ञान को अस्थायित्व कौन प्रदान करता है, संश्लेषण। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना। जो अभी आपका प्रेजेंट ज्ञान है, इसके बाद भूत अथवा भविष्य का जो ज्ञान देना है वो कहलाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो ध्यान लगाकर आप देखें और जो है समझें। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना ये कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना है मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। आगमन विधि क्या है, तो उदाहरण से नियम की ओर, और जो नियम से उदाहरण की ओर होगा वो हो जाएगा आपका निगमन विधि।
नए ज्ञान की खोज में सहायक है। आगमन विधि, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। आगमन से निगमन, खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है निगमन विधि। निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात, यानी स्टार्टिंग में आगमन और उसके बाद आपका निगमन। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि कहलाएगा। निगमन विधि क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जबकि इसकी विपरीत अगर देखा जाए विशिष्ट से सामान्य की ओर, वो होगा आपका आगमन विधि। योजना पद्धति है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या है? तो ये प्रयोजनवादी हैं। प्रयोग में विश्वास करता है प्रयोजनवाद, प्रयोग में विश्वास करता है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद के जनक कौन है? डीवी महाराज। कौन है? डीवी। हेलेन पारखस्ट के जनक कौन है? डाल्टन विधि के। हेलेन पारखस्ट किसके जनक हैं? तो डाल्टन विधि के। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। तो निगमन विधि उपयोगी होता है उच्च कक्षाओं के लिए। किंडरगार्टन जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ अभी आपको मैंने बताया, बच्चों का बगीचा। मारिया मॉन्टेसरी के जनक हैं मॉन्टेसरी विधि। आर्मस्ट्रॉन्ग के जनक हैं ह्यूरिस्टिक विधि। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज करना। और ह्यूरिस्टिक शब्द कैसा है? तो यह एक ग्रीक भाषा है। महात्मा गांधी जनक किसके हैं? बेसिक शिक्षा प्रणाली के। वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना लागू कब हुई थी? 1937 में। सुकरात जनक हैं प्रश्नोत्तर विधि के। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है पूर्ण से अंश की ओर। जो कविता है उसको याद करवाया जाता है आपको पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण होना चाहिए, ये हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षण का संप्रदाय का देन है मनोविज्ञान का। अब बात आती है कि यहाँ से जो प्रश्न और उत्तर लिखा हुआ है, तो ये तो आपको पता है कि आपके जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको जो समझ हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, वो जो बेहतर हो, इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन और प्रश्न और आंसर जो भी है इसका सिलसिला लगाया हूँ। देखिएगा, कहता है कि डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हेलेन पारखस्ट। डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक थे वो थे हेलेन पारखस्ट। डाल्टन पद्धति क्या है? देखिए, डाल्टन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें बालकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। इस मेथड में यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बालकों को कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य को बांट दिया जाता है, और न ही इनको कोई समय सारणी का बंधन होता है और न ही कभी इनको पेपर देना होता है। किंडरगार्टन पद्धति से आपका क्या मतलब है? तो देखिए, इस पद्धति में फ्रोबेल ने बालकों को खेल, गीतों और उपहारों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया है। बालक ऊन की गेंदों, लकड़ी के टुकड़े, तख्तियों आदि से खेल खेल में गणित और रेखागणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब किंडरगार्टन पद्धति में जो है यह हम खेल के माध्यम से बच्चों में शिक्षा देते हैं। किंडरगार्टन शब्द किस भाषा में प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है जर्मन भाषा में। किंडरगार्टन जो शब्द है किस भाषा में है? वो जर्मन भाषा में। और किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? मेरिया मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुओं खेलने की बात कही है, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातों को सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण विधि को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अन्वेषण का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। और इस विधि के जो प्रवर्तक थे वो आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अन्वेषण विधि का क्या तात्पर्य है? तो अन्वेषण विधि का तात्पर्य है शिक्षण की उस विधि से है जिसमें बालकों को खोज करने की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञात अर्जित
करने को अवसर दिया जाता है। मतलब जब बालक जो है अपने से खोज कर कर ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसकी जो समझ है वो अस्थायी होगी, इसीलिए इस खोज को बालकों को महत्व दिया जाता है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? यह मनोविज्ञान विधि है। इस प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। उदाहरण विधि कितने प्रकार के हैं? तो उदाहरण विधि के दो प्रकार हैं, एक है आपका मौखिक और दूसरा है आपका दृश्यात्मक। उदाहरण विधि को उपयोगिता को बताइए। तो उदाहरण विधि का जो उपयोग होगा, उदाहरण से पाठ्यवस्तु रोचक, बोधगम्य एवं स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और नया ज्ञान प्रदान करता है। प्रश्नोत्तर विधि के कितने सोपान हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि के मुख्यतः 3 सोपान हैं। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना जिसमें नए ज्ञान के लिए उसमें उत्सुकता जागृत हो सके, और छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बालक जो है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में निर्माण करता है, दूसरी बात छात्रों के सामने रखता है जिसमें नए ज्ञान। अब आप बच्चों से जब प्रश्न करेंगे तो बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, फिर वो उसका जवाब देते हैं, तो इस माध्यम से क्या होता है, उन्हें नवीन ज्ञान मिलता है। विवरण विधि का अर्थ बताइए। विवरण विधि का अर्थ बताइए। विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी का एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनाना जिससे कि छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह समझ सके। यानी विवरण विधि में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जस्ट लाइक अ कहानी का टाइप का, और उनका मतलब यही होता है कहानी सुनाने का कि उनके मस्तिष्क में एक चित्र बना दें जिससे छात्र जो है विषय वस्तु को आसानी से समझ पाए। कहानी कथन विधि की विशेषता बताइए। तो कहानी कथन विधि में बालक जिज्ञासु बने रहते हैं। अगर आप बालक को कहानी कथन विधि से समझाएंगे तो उसमें क्या होता है कि बालक जो है काफ़ी अधिक जिज्ञासु रहता है, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की तार्किक शक्ति का विकास होता है, और बच्चों को एक पाठक रोचक लगता है, यानी उनका जो सब्जेक्ट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए जो सब्जेक्ट बालकों को इंटरेस्टिंग होगा वो उसे मन लगाकर पढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसे समझना भी पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि मौखिक उदाहरण क्या होता है। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं और छात्र विषय को अच्छी तरह समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दृश्यात्मक उदाहरण का रूप होता है। देखिए दृश्यात्मक का मतलब क्या होता है, जो आपको दृश्य दिखाई दे। अब दृश्य दिखाई दे का मतलब ये हो गया आपका कि चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, मानचित्र, ग्लोब, ये क्या है, दृश्यात्मक है। जब मौखिक उदाहरण से विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान न कराया जा सके, मतलब बालकों को जब बोल कर न समझाया जा सके, उनकी समझ से परे हो रहा हो, तो शिक्षक को दृश्यात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन करके ज्ञान देना चाहिए। जैसे छात्रों को चार्ट दिखाइए, मॉडल दिखाइए, रेखा चित्र बताइए, मानचित्र समझाइए या ग्लोब देखकर उसको समझाइए। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है? इसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयास द्वारा पूरा करता है। ये योजनाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार है, जैसे किसी समस्या का समाधान करना, मॉडल तैयार करना, अभिनय करना। बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? गांधी जी ने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। जो बेसिक शिक्षा पद्धति है इसे गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तलिप शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन में जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। वाद विवाद विधि की खोज किसने की थी? तो ये जो है सन 1929 ईस्वी में हेरी ए आवर स्ट्रीट ने वाद विवाद विधि की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका पर्यटन के प्रकार बताइए। पर्यटन का मतलब होता है जो आप बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो पर्यटन के 3 प्रकार होते हैं। संक्षिप्त या लघु पर्यटन, ये ऐसा पर्यटन है जो विद्यालय परिसर के अंदर ही होता है। दूसरा आपको सामान्य पर्यटन, ये जो होता है क्षेत्रीय मतलब लोकल। और तीसरा क्या है, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ये विद्यालय परिसर से दूर होता है।
नेक्स्ट है आपका कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि का कौन सा है और क्यों। यह प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि, क्योंकि यही बालक करके सीखता है। वैसे भी बालक जो कर सीखता है उससे उसका ज्ञान जो है अधिक अस्थायी होता है। और अभी आपको मैंने बताया कि जो विज्ञान होता है इसमें हम कौन सा शिक्षण का प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि। अब आपको बताना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि एसएसटी जो होता है जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी। जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज आपको अगर ये हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।